नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा हूं। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि आज सोमवार है और आज तारीख है 15 अप्रैल। तो आज के जो बेसिक करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो क्या कहते हैं और कौन कौन सी न्यूज़ हम सुनने वाले हैं। सबसे पहली जानकारी आपकी स्क्रीन पर है और ये जानकारी पेरियार नदी से जुड़ी हुई है। पेरियार नदी केरल में बहती है और वहाँ पर उसका पानी लगातार काला होता चला जा रहा है, उसका कलर बदलता चला जा रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी नदी हो या कोई जलाशय हो या कोई भी तालाब वगैरह हो, अगर वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व तो आ जाते हैं तो वहाँ पर नए नए तरीके के पेड़ पौधे उगने लगते हैं, जिसकी वजह से वाटर में जो यानी पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी किसी भी जीव को सर्वाइव करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जो ऑक्सीजन चाहिए होती है उसकी मात्रा वो जो नए पेड़ पौधे आ गए हैं वो ले जाते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। इसी चीज़ को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी भी जल में वो मिनिमम ऑक्सीजन की मात्रा है जितना कम से कम आपको चाहिए, किसी भी जीव को सर्वाइव करने के लिए चाहिए या मछलियों को सर्वाइव करने के लिए चाहिए, ताकि वहाँ पे जो भी जीव संतुलन है जहाँ पर जो भी जैव मंडल बना हुआ है, जो भी बायोस्फीयर बना हुआ है, वो पूरी तरीके से सर्वाइव कर सके। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर वैल्यू बढ़ती चली जाती है, इसका मतलब हुआ है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब नदी ज़्यादा प्रदूषित है। तो जिस जल की बीओडी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रदूषित होगा और जिस जल की बीओडी कम होगी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, तो इसका मतलब वहाँ है कि अभी वहाँ पे इतने डिमांड की जरूरत नहीं है, तो वो जल सही माना जाता है। फिलहाल केरल के पेरियार नदी के बारे में बात करें तो विगत कुछ वर्षों से पेरियार नदी का रंग लगातार बदलता चला जा रहा है और वहाँ पर मछलियाँ मर रही हैं। कहा जाता है कि उसके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घट गई है, जिसके चलते मछलियों की मरने की घटनाएं घटती रहती हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता नदी के बढ़ते प्रदूषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहते हैं और इसकी सुरक्षा के लिए उपाय निकालने की मांग करते रहते हैं। कई बार तो इसको लेकर हिंसक आंदोलन भी हो चुके हैं। पेरियार नदी के रंग का बिगड़ना उसके जल की गुणवत्ता में यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप होने वाली गिरावट के चलते होता है। होता यह है कि जब किसी जलाशय में पोषक पदार्थ बहुत मात्रा में प्रवेश कर जाते हैं तो उसमें काई की भरमार हो जाती है। कुछ दिनों के बाद यह काई सड़कर मर जाती है, परंतु तब तक पानी में दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है और उसका रंग बिगड़ जाता है। पानी की गुणवत्ता खराब होने का एक और कारण यह है कि पेरियार नदी में कहीं कहीं पानी लगभग स्थिर हो गया है और उसका प्रवाह घट गया है, यानी कि जितना फ्लो से वो बहती थी अब उतना फ्लो से वो बह नहीं रही है। निकटवर्ती शहरों के नालों से भी बहुत मात्रा में जैव पदार्थ नदी में पहुंच जाता है और इससे नदी के बहाव में कमी आती है और वह अब दूषित हो जाता है। कल कारखानों से भी अपशिष्ट पदार्थ प्रवाहित होकर बिना उपचारित हुए नदी में प्रवेश कर जाता है, जिसके चलते पानी का रंग खराब होता चला जा रहा है। द हिंदू के सौजन्य से ये न्यूज़ मुझे प्राप्त हुई थी और पठलम नियामक सह पुल, केरल में पेरियार नदी पर एक पुल है, एक जगह है पठलम नियामक सह पुल, जिसके आसपास पेरियार नदी का जो पानी है वो लगभग काला हो चुका है और आपको पता भी चल गया। तो अभी हाल ही में किस नदी के बारे में ऐसा बोला गया है और किस नदी के ऊपर चिंता जताई गई है, तो केरल में बहने वाली पेरियार नदी के ऊपर। क्योंकि केरल की बात की है तो केरल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। केरल आपका नीचे आता है साउथ साइड में और ये देख पा रहे हैं जिसमें मैंने सर्किल किया हुआ है। गवर्नर जो है वो पी सदाशिवम है, कैपिटल त्रिवनंतपुरम, सीएम पिनराई विजयन। लोकसभा में 20 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 9 सीटें हैं। आगे की जानकारी को चलते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं अगली जानकारी क्या है। अगली जानकारी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ममता बनर्जी की सरकार तृणमूल कांग्रेस पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नाम पढ़ पा रहे होंगे आप, भविष्योत्तर भूत नाम की अनीक दत्त की एक फिल्म आई थी फरवरी में, अनीक दत्ता, जो एक थिएटर में कुछ भूतों के रहने के जीवन पर आधारित थी और वो भूतों के कार्यकलाप पर आधारित है। इस फिल्म में तृणमूल कांग्रेस के ऊपर सत्तारूढ़ पार्टी है जो इस टाइम वहाँ पर सत्ता में है, उसके ऊपर काफ़ी सारे व्यंग किए गए थे, कमेंट किए गए थे हंसने के लिए, और कॉमेडी फिल्म है एक तरह से थे। तो जिसकी वजह से एक दिन बाद ही सरकार ने इसे सभी मल्टीप्लेक्स से उतार लिया था और यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अनिक दत्त और उनकी टीम ने जब इसको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो उसमें वो केस जीत गए हैं और 20 लाख रुपए का जुर्माना ममता बनर्जी जी को भरना पड़ेगा। साथ साथ उन्हें वो भी देना पड़ेगा जिन मल्टीप्लेक्स को नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी।
हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भविष्योत्तर भूत नामक व्यंग्यात्मक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के कारण 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 19(1) में निहित है, जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगली जानकारी है, नेपाल में जो आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, उसकी लंबाई फिर से नापी, उसकी ऊंचाई फिर से नापी जाएगी। अभी तक इसकी ऊंचाई को 8,848 किलोमीटर कह रहा हूँ, 8,848 मीटर माना जाता था। अब इसकी ऊंचाई फिर से नापी जाएगी और नेपाल इस कार्य को आगे लेके जाने वाला है। नेपाल ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ दल को भेजा है। इसके लिए मुख्य सर्वेक्षण अधिकारी खीम लाल गौतम तथा सर्वेक्षण अधिकारी रॉबिन कार्की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे। शिखर पर पहुंचने के बाद वह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करके रीडिंग भेजने के लिए करेंगे। यह रीडिंग बेस कैंप में मौजूद उनके 2 सहकर्मियों को भेजी जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेपाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में परिवर्तन आने की आशंका जताई गई है। भारतीय सर्वेक्षण ने 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर नापी थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। इनके बारे में आपको पता ही होगा। ये 19 मई 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर किसी मानव ने कदम रखा था माउंट एवरेस्ट के शिखर पर, तो वो है आपके एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। हाइट जो है वो लगभग 8,840 मीटर मानी जाती है। फर्स्ट क्लाइंबर रीच समिट जब सबसे पहला पहुंचा था वो 29 मई 1953 को पहुंचे थे। और सबसे आसान रास्ता है कि नेपाल के साउथ ईस्ट रिज से, यानी कि नेपाल की दक्षिण पूर्व घाटी से अगर आप चढ़ना शुरू करेंगे तो आप आसानी से माउंट एवरेस्ट पर पहुंच सकते हैं। माउंट एवरेस्ट डेथ लगभग 100 में से 5 लोगों की हर साल माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय डेथ हो जाती है बहुत, और इतना कंडीशन बुरी होती है कि उनकी लाशें आज तक वहाँ से वापस नहीं ला जा पाई हैं। वो वहीं पर मर गए हैं, और क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर है तो जो लाशें हैं वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में प्रिजर्व हैं, और उनको जो भी आते जाते लोग होते हैं उनको देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो देख सकते हो उनकी लाशें वगैरह वो आज भी वहाँ पे पड़ी हुई हैं, और उनमें कोई भी क्षरण नहीं हुआ है। सालों से वहाँ पे कई लाशें पड़ी हुई हैं। कॉस्ट टू क्लाइंब, अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको $60,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करना पड़ सकता है। आगे की जानकारी दोस्तों देखते हैं, अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश विक्रम नाथ को नवगठित, जो कि अभी बना है आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय, उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जो कि फर्स्ट बोला गया है तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है आपके लिए। उन्हें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश श्री प्रवीण कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से कार्यशील हुआ है। यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। ये भी मैंने आपको न्यूज़ बताई थी जब जनवरी में मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश जो है वो 25वां उच्च न्यायालय और 1 जनवरी 2019 से कार्यशील है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी थी। तो यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में नवगठित जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय वो कौन सा है? 25वां। कौन उसके मुख्य न्यायाधीश पहले बनेंगे? वो इलाहाबाद के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और उनका नाम है विक्रम नाथ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं वो विक्रम नाथ जी की है। चूंकि आंध्र प्रदेश की बात आई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। गवर्नर ESL नरसिम्हन है और CM N चंद्रबाबू नायडू है। लोकसभा 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश से ऊपर की ओर ये तेलंगाना आपको दिखेगा, और ये पहले पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश अलग हो गया और तेलंगाना अलग हो गया। अगली जानकारी है थोड़ा सा चौंकाने वाली। आज की न्यूज़ में कुछ ऐसा ही है, नया कुछ ना कुछ मिल रहा है। जैसे कि अब यहाँ पर एक चीज़ है कि वैज्ञानिकों ने आदि मानव की एक नई प्रजाति खोज ली है। आदि मानव की भी एक नई प्रजाति, यानी कि जब हमारे पास अगर हम बात करें तो आदि मानव कहा जाता है हमारे पूर्वजों को, जो भी मानव से सह संबंध रखते थे, यानी कि मानव जैसी प्रतिक्रियाएं करते थे या मानव जैसे शरीर रचना रखते थे, उनको आदि मानव कहा जाता है। और अभी तक हम लोग होमो सेपियंस का नाम सुनते थे, और आज पहली बार आप शायद सुनेंगे होमो लुजोनेसिस। वैज्ञानिकों ने फिलीपींस की एक गुफा में आदि मानव की एक नई प्रजाति खोजी है। मनुष्य का जो अस्तित्व है उसका इतिहास बेहद पुराना है। इस नई प्रजाति के अवशेष फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीप लूजोन में पाए गए हैं, जिसके बाद इस प्रजाति का नाम होमो लुजोनेसिस रखा गया है।
वैज्ञानिकों द्वारा ये अवशेष फिलीपींस में पाए गए हैं, जो कि 50,000 साल पहले वहाँ रहा करते थे। इस प्रजाति में पाए जाने वाली कुछ कुछ भौतिक विशेषताएं प्राचीन मानव प्रजातियों और आज की मानव प्रजातियों से मिलती जुलती हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में यहाँ से 7 दांत और 5 अलग अलग तरह की हड्डियाँ बरामद की हैं। माना जा रहा है कि ये जो अवशेष हैं ये लगभग 50,000 और 67,000 साल पुराने हैं। तो जिस गुफा से ये खोजे गए हैं उस गुफा का नाम है कल्लो केव, कैलो केव भी आप कह सकते हैं, फिलीपींस की कैलो केव में। कैसे पता चला कि ये मानव हैं? एक्चुअल में यहाँ पे जो 7 दांत मिले हैं, 7 टूथ मिले हैं, टीथ मिले हैं, वो किसी भी जानवर से मेल नहीं कर रहे। उसका थोड़ा सा जो वो मानव से भी मेल नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो दांत हैं ये हो सकता है कि मानव के हों, क्योंकि जब मानव से जो ट्रांजिशन हो रहा था इससे थोड़ा सा ये पता चला कि ये लीनियर नहीं है, मतलब धीरे धीरे क्रमिक विकास नहीं हुआ, इसमें कभी उतार आए हैं, कभी चढ़ाव आए हैं, इस तरीके से मानव का विकास हुआ है। और आज जो आप मानव देखते हैं, जो आधुनिक मानव आप देखते हैं, वो इसी विकास का पराक्रम है, इसी विकास के क्रम में आता है। जो दांत मिले हैं वो किसी भी जानवर से, अभी जितने भी उपलब्ध खोज हुई हैं उनमें किसी भी जानवर से मेल नहीं कर रहे हैं, और उनमें जो तत्व हैं वो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी मानव के हैं। इस वजह से इसको मानव की नई प्रजाति कहा गया है, और इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है होमो लुजोनेसिस। क्या नाम रहेगा? होमो लुजोनेसिस। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दे दिया गया। जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से इनको कई सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, और इस बार भी एक नया पुरस्कार मिला है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी को मिला है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। संयुक्त अरब अमीरात के बाद रूस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल देने का फैसला किया है। यह जानकारी नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने 12 अप्रैल 2019 को दी थी। यह पुरस्कार उन हस्तियों को दिया जाता है जो रूस के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व में योगदान करते हैं। यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले यह सम्मान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी मिल चुका है। तो प्रधानमंत्री मोदी को अभी संयुक्त अरब अमीरात से जायद मेडल मिला था, थोड़े दिन पहले दक्षिण कोरिया से आपका सियोल शांति पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से उनको बहुत सारे, और कमांडर इन चीफ भी मिला था, चैंपियन ऑफ द अर्थ भी मिला था। तो बहुत सारे सम्मान उनको अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है कि प्रधानमंत्री को ये कौन कौन से पुरस्कार नहीं मिले। तो अब उनके 7 पुरस्कार हैं, ये उनका 7वां मेडल है, 7वां पुरस्कार है। तो वो 7वां पुरस्कार की एक लिस्ट जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अदरवाइज मैं उसको किसी स्लाइड में आपको जरूर बता दूंगा। दूसरी जानकारी फिर से पश्चिम बंगाल से है। 2 वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्कीम को एक यूएन अवार्ड्स मिला है। कौशल विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की 2 योजनाओं, उत्कर्ष बंगला और छात्रों को साइकिल का वितरण योजना यानी सबुज साथी, ने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार दिया है। उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सबुज साथी क्या है। छात्रों को साइकिल देना, और उत्कर्ष बंगला जो है आपको मतलब उसके बांग्ला को थोड़ा सा उसको निखार के लेके आना, यानी कि बांग्ला भाषा के ऊपर काफ़ी सारा काम करना। उत्कर्ष बंगला परियोजना का उद्देश्य उन कुशल उम्मीदवारों के लिए एक मार्ग तैयार करना है जो उद्योग क्षेत्र के लिए तैयार हैं, जबकि सबूत साथी योजना के तहत 9वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को सरकार द्वारा चलित और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और मदरसों में साइकिल वितरित की जाती है। तो कौन सी 2 योजनाएं हैं जो बंगाल की, जिनको अभी हाल ही में यूएन अवार्ड मिला है? कौन सा यूएन अवार्ड मिला है? प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार जीता है। तो वो कौन कौन सी है? उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो गवर्नर जो है केसरीनाथ त्रिपाठी जी हैं, कैपिटल कोलकाता है, सीएम ममता बनर्जी हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 16 सीटें हैं। तो ये आपका जो ये है ये स्टेट के लिए हो गया, ताकि जो स्टेट है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आपको याद नहीं करनी होती, बस बार बार देखते रहिए, इतने बार आपके सामने से गुजरेगा। अगर आप रोज करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से याद रहेगा। अगला, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस हाइट। आज ही के दिन सबसे पहले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचे थे, जिसकी वजह से 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गागरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। इस ऐतिहासिक घटना को सभी मानवता के लाभ के अंतरिक्ष खोज का रास्ता खोल दिया था। इसीलिए इस दिन को हर साल महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, द जनरल असेंबली ऑफ यूएन 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाती है, यानी कि एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू सेलिब्रेट ईच ईयर एट द इंटरनेशनल लेवल ऑफ द बिगनिंग
द स्पेस एरिया ऑफ द मैनकाइंड। तो आपको याद रखना होगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अगली जानकारी है आपके डिफेंस सेक्रेटरी से जुड़ी हुई। गार्गी कॉल अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फाइनेंस, यानी कि रक्षा वित्त का सचिव चुना गया है। नौकरशाही फेरबदल में केंद्र ने गार्गी कॉल को रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है। वो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा IA और IAS के 1984 बैच की अधिकारी हैं। कॉल इससे पहले वित्तीय सलाहकार रक्षा मंत्रालय की सेवा में थी। तो गार्गी कॉल नाम याद रखिएगा, और ये 1984 बैच की अधिकारी हैं। इन्हें हाल ही में रक्षा वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट्स के लिए इतना ही। अगली जानकारी है एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज का मर्जिंग हो गई है, और इसके लिए अभी दूरसंचार विभाग ने उनको पूरी अनुमति दे दी है। DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ टाटा टेली सर्विसेज के विलय को मंजूरी दे दी है, और इस शर्त पर मंजूरी दी है कि उनको 7,200 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करने होंगे। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने विलय के लिए अपनी शर्त रखी। विषय विकास से अवगत लोगों की जानकारी के अनुसार गारंटी वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज तथा और कुछ अस्थगित एयरवेज शुल्क से संबंधित है। तो आपको याद रखना होगा अभी हाल ही में कौन सी 2 टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का मर्जिंग हुआ है, एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज। अगली जानकारी है हैती से। हैती एक देश है। जीन मिशेल लैपिन को हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रपति जोवेनाइल मोइज ने घोषणा की है, यानी कि हैती के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जोवेनाइल मोइज ने घोषणा की है जीन मिशेल लैपिन हैती के नए प्रधानमंत्री होंगे। या फ्रेंच भाषी कैरिबियन समुदाय यानी कि कैरिकॉम देश है। पिछले महीने चैम्बर ऑफ डेप्यूटी के 103 सदस्यों में से 93 के पिछले महीने प्रधानमंत्री जीन हेनरी सिंट को हटाने के पक्ष में मतदान करने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत लैपिन कथित तौर पर उन 3 लोगों में से एक थे जिन्हें स्थायी पद के लिए विचार में लाया गया था, और अब वो हैती के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हैती की अगर हम कैपिटल की बात करें तो हैती की कैपिटल है पोर्ट आउ प्रिंस। मैं लिख देता हूं, पोर्ट आउ प्रिंस। मुद्रा है गोर्दे, GORDA। हैतियन गोर्दे बोला जाता है, और पोर्ट आउ प्रिंस इसकी कैपिटल है। नाम जरूर याद रखिएगा, जीन मिशेल लैपिन को अभी हाल ही में हैती का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पास डिटेल करेंट अफेयर्स। अब बारी है हमारे वन लाइनर्स की। चलिए एक एक करके वन लाइनर पे बात करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट था जो हमें याद ही रखना है। विगत कुछ वर्षों से किस नदी का रंग लगातार बदलता चला जा रहा है, और हाल ही में इसके ऊपर एक विचार प्रस्तुत किया गया था कि पेरियार नदी, केरल से बहने वाली पेरियार नदी का रंग लगातार बदलता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये बताया गया है कि पहली बात तो जो उसमें वेस्ट गिर रहा है उसकी वजह से वहाँ पर BOD कम होती जा रही है, मछलियाँ लगातार मरती चली जा रही हैं। दूसरा रीज़न ये बताया गया कि पेरियार नदी में बहाव कम हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं स्थिर हो गई है, कहीं ना कहीं वो रुक सी गई है, और रुके हुए पानी की वजह से वहाँ पर इसका रंग लगातार बदलता चला जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि काई जम जाती है, काई मर जाती है, तो अपने पानी में बदबू आने लगती है। तो इस तरीके की चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में आदिमानव की एक नई प्रजाति खोजी है। इस प्रजाति का नाम रखा गया है होमो लुजोनेसिस। फिलीपींस के केव में एक कैलो केव है, वहाँ पर लुजोन नामक जो उनका सबसे बड़ा द्वीप है, वहाँ पर एक कुछ दांत पाए गए हैं, कुछ अस्थियां पाई गई हैं, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये किसी मानव के ही हैं, जिसका हमारे वाले मतलब हमारे आधुनिक मानव से इसका मेल जोल है, कुछ प्राचीन मानव से इसका मेल जोल है। तो इसको एक मानव की नई आदि मानव की प्रजाति के रूप में मान लिया गया है। इसका नाम रखा गया है होमो लुजोनेसिस। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल देने का फैसला किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के बाद जहां से उन्हें जायद मेडल मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास की 2 योजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार जीता है? तो वो पश्चिम बंगाल ने की 2 योजनाओं, एक आपका उत्कर्ष बंगला और साबुस सती, ये नाम की 2 योजनाएं हैं जिन्होंने अभी UN में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 12 अप्रैल। सबसे पहले यूरी गागरिन ने इसी दिन 12 अप्रैल को ही अंतरिक्ष में कदम रखा था, यानी कि अंतरिक्ष पे सबसे पहले दुनिया के अंतरिक्ष यात्री बने थे, रूसी अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन, जिनकी याद में, जिनके अंतरिक्ष में, मानव के अंतरिक्ष में जाने की घटना की याद में हर साल ये दिन मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हाल ही में किसको रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गार्गी कौल, जो कि अभी तक रक्षा मंत्रालय में काम कर रही थी, अपनी सेवाएं दे रही थी, उनको अभी हाल ही में रक्षा वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ किस कंपनी के विलय को मंजूरी दे दी है? तो वह टाटा टेली सर्विसेज भारतीय एयरटेल के साथ अब मर्जिंग हो जाएगी और इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है कि इसको कम से कम 7,200 करोड़ रुपए एज ए बैंक गारंटी के रूप में देना पड़ेगा। हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री होंगे? हैती के नए प्रधानमंत्री होंगे जीन मिशेल लैपिन। हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर किस व्यंग्यात्मक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के कारण 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भविष्योत्तर भूत नामक एक अनिक दत्त की फिल्म है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के ऊपर काफ़ी सारे कटाक्ष किए गए थे। इसकी वजह से सरकार ने उसको अगले ही दिन मल्टीप्लेक्स से उतार दिया था। अब यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि ये उनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का हनन है, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस को ये 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापने के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ दल भेजा है? तो हाल ही में नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को, उनको ऐसा लग रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ी है, तो फिर से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी जाएगी। अभी तक 8,848 मीटर माना जाता है, जिसे भारतीय सर्वेक्षण ने 1954 में नापा था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में एक नया उच्च न्यायालय गठित किया गया था। उसके लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में विक्रम नाथ जी को शपथ दिलाई जाएगी, यानी विक्रम नाथ जी आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। दोस्तों, ये थे वन लाइनर। अब बारी है एक एक करके क्विज करने की। विगत कुछ वर्षों से किस नदी का रंग लगातार बदलता चला जा रहा है? तो आज की न्यूज के अनुसार से केरल की किस नदी का रंग लगातार बदलता चला जा रहा है? तो रंग बदलने वाली नदी कहा जाने लगा है पेरियार नदी को। वैज्ञानिकों ने हाल ही में आदिमानव की नई प्रजाति खोजी है, उस प्रजाति का नाम क्या है? वैज्ञानिकों ने हाल ही में फिलीपींस की कैलो केव में एक प्रजाति खोजी है और लुजोन द्वीप पे पाए जाने के कारण इस प्रजाति का नाम है होमो लुजोनेसिस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास की 2 योजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी WSIS पुरस्कार जीता है? तो वो पश्चिम बंगाल की 2 योजनाएं, उत्कर्ष बंगला और साबु साथी नाम की 2 योजनाएं हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से देने का फैसला किया है? तो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। और इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने उनको जायद मेडल से नवाजा था, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का सबसे सर्वोच्च सम्मान था। ये नरेंद्र मोदी जी का ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। बहुत सारे पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया गया? तो 12 अप्रैल, हर साल 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किसको रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है गार्गी कौल जी को, जो कि 1984 बैच की IAS ऑफिसर है। उनको अभी हाल ही में रक्षा वित्त सचिव यानी कि डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ किस कंपनी के विलय को मंजूरी दे दी है? तो उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज को विलय को मंजूरी दे दी है और ये विलय के लिए 7200 करोड़ रुपए यानी 7,200 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में एयरटेल को देने होंगे। हाल ही में हैती के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो हाल ही में हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन मिशेल लैपिन। हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर किस व्यंग्यात्मक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के कारण 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों वो है भविष्योत्तर भूत। भविष्योत्तर भूत में अनिक दत्त की फिल्म है। इसमें कुछ भूतों को एक थिएटर में दिखाया गया है और वो चाहते हैं कि वो नई जिंदगी शुरू कर सके। तो इसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर काफ़ी सारे व्यंग किए गए हैं इस फिल्म में, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस ने इसको बैन कर दिया था। हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापने के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ दल भेजा है? तो हाल ही में इसे नेपाल ने एक 4 सदस्यीय विशेष दल भेजा है। उन्हें लग रहा था कि ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। नेपाल में जो स्थित है माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, भारत में इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? 1 जनवरी 2019 को नवगठित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, जिसके मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद के जो मुख्य न्यायाधीश थे विक्रम नाथ जी को आंध्र प्रदेश का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और ये हमारे करंट अफेयर्स आज के लिए खत्म हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।